हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारा 10th चैप्टर है क्लास 12th का। आज हम लोग इसका बेसिक से एडवांस सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड याद रखना, इससे पहले आप लोगों ने डिटेल्ड पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ लेना है एंड देन ये वीडियो देखनी, क्योंकि ये एक रिविजन वीडियो है एंड रिविजन के तौर पर हम लोग सारे एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा याद करो, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। फिजिक्स में जैसे कहा जहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताते हैं, वहीं पे स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बताया जाता है। स्केलर एंड वेक्टर में फर्क क्या है? अब इसमें तो हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं, तो वेक्टर के पहले हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है। मतलब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे 2 + 2 = 4। अब 2 + 2 करना है, मतलब इसमें एक 2 है एक 2 है, दोनों अलजेब्रा है, या कह सकते दोनों नंबर्स है एंड दोनों नंबर को सीधा प्लस कर देना है। अगर मैं यही कहूं कि 2 और 2 में हमारे पास डायरेक्शंस आ जाए, तो वहां पे हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। वेक्टर कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो। जैसे जैसे हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कैसे? जैसे मान लो आप लोग को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं 1 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर क्या है? 1 किलोमीटर है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम ए, या बिटवीन कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसकी डायरेक्शन की बात करूं मैं, जैसे हमें ए से बी तक जाना है, हमने ए से शुरू किया एंड बी पे एंड किया, तो क्या होगा हमारे पास? डायरेक्शन इसकी क्या होगी? फ्रॉम ए टू बी। अब यहीं पे डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है। मान लेते हैं हमने ए से स्टार्ट किया, तो वो हो गया डायरेक्शन ए से लेकर बी। अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्शन होता है फ्रॉम बी टू ए। मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इन सम वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज आ रही हो। तो भाई अब यहां से हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट, एंड स्टार्ट होने के बाद हमारे सबसे पहले टॉपिक आता है कौन सा? पोजीशन वेक्टर। हर वेक्टर को पढ़ने से पहले हमारे पास पोजीशन वेक्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास एक ये 3D का कोई हमारे पास ग्राफ है, जिसमें एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है, एंड पूरे एक्सिस में हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, उसका हमने नाम दे दिया पॉइंट पी नाम दे दिया। अब उस पॉइंट का नाम देने के बाद हमें डिस्टेंस ओपी, मतलब सेंटर या ओरिजिन से उस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी होती है। वही हम लोग सीखने वाले पोजीशन वेक्टर में। मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर है ओपी, ये हमें निकालना है। ये कैसे निकलता है? इसका सबसे आसान ट्रिक है। आसान क्या है? मान लेते हैं हम लोग ये ओपी की जो लाइन बन रही है, इसका प्रोजेक्शन हमारे पास ये है एक्स, एंड वाई की जगह हमारे पास क्या है? वाई, एंड जेड की जगह यहाँ पे जेड। मतलब इसकी ये जो लेंथ है, ये जेड है, ये वाई है, एंड ये एक्स लेंथ है। अब ओपी क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस वो होगा, सिंपल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। क्या करना है हमारे पास? जैसे ये पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड, अब बिना कुछ देखे हुए आप लोग को क्या कर देना है? इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब तीनों एक्सिस पे जो हमारा प्रोजेक्शन आ रहा है, या कह सकते हैं उसकी जो लेंथ है, उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगा देना। सिंपल हमारे पास उसका लेंथ आ जाएगा। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास क्या? डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं कंफ्यूज, ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है। अब डायरेक्शन एंगल, नाम में क्या आ रहा है? एंगल मतलब कुछ ना कुछ एंगल होगा। अब ये जो लाइन ओपी है, ये याद करो एक्स के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, वही एंगल कुछ अलग एंगल बना रही होगी वाई एक्सिस के साथ, एंड कुछ अलग एंगल बना रही होगी जेड एक्सिस के साथ। तो उसी एंगल को कहते हैं हम लोग क्या? डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल इसमें क्या क्या है? इसमें डायरेक्शन एंगल है एक अल्फा, एक है बीटा, एंड एक है गामा। यहां आप लोग देख सकते हैं ये जो ओपी लाइन है, ये एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई के साथ बीटा, एंड जेड के साथ गामा। सिंपल आपको इसी तरीके से याद करना है। अब डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? यहां पे नाम आ रहा है कोस, मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा, एंड कोस गामा। ये होता है क्या? ये होता है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को आपको सिर्फ यही याद रखना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? उस एंगल का कोस कर देंगे, सिंपल हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? ये जो ओपी डिस्टेंस है, इसको हर जगह हम लोग आर से बोलने वाले हैं, स्मॉल आर से। यहां पे मैं लिख देता हूं स्मॉल आर। अब देखो, अब कोस अल्फा की अगर मैं वैल्यू निकालू, ये है अल्फा, मान लेते हैं ये है पी
ये है O पॉइंट, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एंड ये हमारे पास क्या है अल्फा। तो अल्फा क्या होगा कोस अल्फा, कोस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है आर, मतलब एक्स अपॉन आर। इसी तरीके से क्या होगा वाई अपॉन आर, इसी तरीके से होगा जेड अपॉन आर। अब अगर मैं कहूं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालो। अब वैल्यू निकालने के लिए इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां से ऊपर आ जाएगा कॉमन क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है रूट उधर जाएगा, क्या बन जाएगा स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर कितना आ गया 1। तो यहाँ पे देखने वाली क्या चीज है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू होती है 1। ये आपको हमेशा याद रखना है, चाहे ये चीज याद करो नीचे वाली चाहे मत याद करो, लेकिन ये आपको डेफिनेटली याद करके चलना पड़ेगा। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, हमने ये जान लिया कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या होता है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एंड अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है। अब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की फॉर्म में नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे कोस अल्फा को L कहा जाएगा, कोस बीटा को M एंड कोस गामा को N। मतलब जो फॉर्मूला बनेगा ये किस तरीके से बन जाएगा L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर जानने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं क्या कि वेक्टर को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है। क्या क्या होती है भैया, एक होती है इनिशियल पॉइंट, मतलब उसमें इनिशियल पॉइंट होना चाहिए एंड फाइनल पॉइंट होना चाहिए, फाइनल पॉइंट। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, चाहे वो हमने पहले देखा था 1 किलोमीटर है, चाहे वो कुछ मीटर में हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मतलब यहां मान लेते हैं ए एंड बी, तो ए बी की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास इसकी डायरेक्शन जरूरी है वेक्टर होने के लिए, वरना वो स्केलर हो जाएगा। डायरेक्शन चाहे वो ए से लेकर बी तक जा रहा हो, चाहे वो बी से लेकर ए तक जा रहा हो, मतलब डायरेक्शन जरूरी है। तो ओवरऑल वेक्टर को समझने के लिए हमने हमारे पास दो चीज होती है, क्या, एक डायरेक्शन एंड एक उसका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये देखो कि इन सब में हमारे पास कुछ टाइप्स बन जाते हैं, कुछ टाइप्स हमारे पास 6 टाइप्स है। अब इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इनसे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि हाँ एक नल वेक्टर है, तो आप लोग को नल वेक्टर पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया रहेगा एक कोलिनियर वेक्टर है, तो आपको कोलिनियर वेक्टर पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसलिए मैं इसको बेसिक से ही मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर तो नाम से पता लग रहा है भाई उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, और उसकी डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्शन क्या है उसकी, डायरेक्शन भी जीरो है, मतलब नो डायरेक्शन एंड नो मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन एंड नो मैग्नीट्यूड, ना उसकी डायरेक्शन है ना उसकी मैग्नीट्यूड है। अगला है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है 1, तो यूनिट वेक्टर में क्या होती है, मैग्नीट्यूड 1 होती है, डायरेक्शन नोट होती है, मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं है लेकिन उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। आ गया था हम लोग को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, को मतलब साथ में, मतलब ऐसे वेक्टर जैसे ये हो गया यहां से ओ से लेकर ए, ओ ए वेक्टर हो गया ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। अब ओ ए ओ बी एंड ओ सी में आप लोग देखोगे ये तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि है पॉइंट ओ, इसलिए कहते हैं क्या इसको, को इनिशियल वेक्टर। अगला है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में या एक ही पैरेलल में हो, जैसे एक वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर, एक वेक्टर ये हो गया बी वेक्टर। अब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, छोटे बड़े वेक्टर है, ये ए है ये बी है, तो भी ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। मतलब इक्वल हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, चाहे मतलब डायरेक्शन सेम हो चाहे ना हो, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अगला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तो नाम से पता लगता है सब कुछ इक्वल है, तो डायरेक्शन भी इक्वल एंड मैग्नीट्यूड भी इक्वल। अगला है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी वेक्टर का नेगेटिव करना, मतलब ए वेक्टर है तो उसका माइनस ए वेक्टर उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उसकी, ऑपोजिट होनी चाहिए। अब इक्वल वेक्टर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लेते हैं एक्स दिया रहेगा क्वेश्चन, एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर है एंड एक वेक्टर है 2y प्लस में 3j। ये दोनों क्या है, वेक्टर है।
अगर बोल दिया जाए ये दोनों इक्वल वेक्टर तो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो, तो आप लोग कंपेयर करके एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इक्वल वेक्टर पे। एंड इसी टाइप से बाकी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, क्योंकि इस पे ज्यादा कुछ टॉपिक टाइम वेस्ट करने का कुछ बचा नहीं इस पे। एंड यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उस वेक्टर के साथ ही होती है। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका डायरेक्शन होगा ए वेक्टर के साथ में ही। डायरेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर के साथ में ही, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारी मिस्टेक हो गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो भाई अब आता है हमारे पास काफी दो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक, कौन कौन से हमारे पास है। एक है एडिशन ऑफ वेक्टर एंड हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब ये दोनों आपस में लिंक तो नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने साथ में ले लिया क्योंकि ये साथ के टॉपिक है। एंड आगे मल्टीप्लीकेशन हम लोग आगे ही पढ़ने वाले हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर सिंपल से हमारी एक बात कहते हैं, मान लेते हैं ए बी वेक्टर है। पहले हम डायग्राम से लेते हैं, एक है वेक्टर ए बी, फिर है हमारे पास बी सी, एंड देन ये है ए सी। ये एक कौन सा है, एक ट्राइंगल की तरह लग रहा है, एंड इसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पूरी फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कहा जाता है कि अगर वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर बी सी है, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये वाला वेक्टर बन के आ जाता है। जैसे हमारे पास है ए बी वेक्टर एंड प्लस में क्या है बी सी वेक्टर, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी वेक्टर। अगर इन दोनों को माइनस करना हो तो ए बी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर करना हो तो वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा, वो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, ए सी वेक्टर। अब इस बी सी को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दूं तो वो क्या हो जाएगा माइनस बी सी। पीछे मैंने बताया था कि उस नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो इसका डायरेक्शन हो गया ऑपोजिट, तो ये होगा नेगेटिव बी सी वेक्टर, नेगेटिव बी सी वेक्टर या नेगेटिव बी वेक्टर, क्योंकि इसका नाम बी वेक्टर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों का सम या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो ए बी प्लस माइनस बी सी वेक्टर क्या होगा ए सी वेक्टर, ए सी डैश वेक्टर। इसको सी डैश मान लेते हैं क्योंकि ये सी है, सी डैश वेक्टर। तो क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर आ गया ना, क्या आ गया ए सी डैश वेक्टर। अब हमारे पास आता है एक इसी तरीके से लो, कौन सा, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी यही सेम बात कहता है लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाता है। क्या, उसमें पैरेललोग्राम आ जाता है कुछ इस तरीके से, जिसमें ये हमारे पास साइड से पैरेललोग्राम की ए बी सी डी, ए भी हमारे पास इस डायरेक्शन में है, बी सी इस डायरेक्शन में, एंड ए सी इसमें, सी डी इसमें। तो ये हमारे पास हो जाता है कौन सा, एडजेसेंट साइड। एंड अगर मैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर करूं तो ये हमारे पास ये अगेन यही बन जाता है। एंड ये कौन सा है, ये हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऊपर ही हमने पढ़ा था। तो इसमें भी सेम रूल लगेगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। तो कुछ इसमें लर्न करने वाली बात नहीं है, इसमें यही बात है कि अगर दो वेक्टर को ऐड किया जाए तो उसका हमारे पास सम कुछ इस तरीके से आता है। एंड उसको डायरेक्शन निकालना पड़े तो वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग डायरेक्शन उसकी निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट आता है कब, जब हमारे पास आई जे के की फॉर्म में वेक्टर गिवन हो। जैसे आर वेक्टर गिवन है एक्स आई प्लस में वाई जे एंड प्लस में जेड की। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये तो पहले इसमें बताई नहीं थी। इसमें ये कौन सी फॉर्म है, ये है आई जे के की फॉर्म में। आई जे के क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस की फॉर्म में। जैसे हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरीके से एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। एंड इसमें हम लोग वेक्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, एक्स को हम लोग नाम देंगे आई से, वाई को नाम देंगे जे से, एंड जेड को नाम देंगे के से। तो एक्स के साथ में या कह सकते हैं आई के साथ में कौन सा हमारे पास कंपोनेंट है एक्स, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया एक्स। वाई के साथ में या जे के साथ में क्या है वाई, तो ये हो गया। एंड के साथ में जेड है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो गया, सॉरी जे, या मैं कह सकते हैं हम लोग आई एक्सिस का, आई एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो गया एक्स, एंड जेड जे का क्या हो गया वाई, एंड के का क्या हो गया जेड हो गया। तो इसमें सिर्फ यही बात थी। एंड मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब अगेन मैं याद दिला दूं, इसके पहले आप लोग को बेसिक्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है। तो अब हमारे पास आता है टॉपिक कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हमने एडिशन समझ लिया, मल्टीप्लीकेशन रह गया हमारे पास, एंड सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया है। हमारे पास कौन सा आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट कैसे होता है वेक्टर्स का, मान लेते हैं हमारे पास एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा हम लोग के पास तो इसके दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्केलर एंड एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट।
कौन सा होता है, स्केलर, एंड होता है कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट। अब हमारे पास आता है स्केलर एंड वेक्टर में फर्क क्या है। स्केलर प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कैसे, 1 2 3 इस टाइप से कुछ ना कुछ नंबर आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे उसका आंसर आता है कोसाइंस की फॉर्म में, या कह सकते हैं हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में जिसमें हमारे पास डायरेक्शंस हो, उसका आंसर कौन सा आता है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास आ गया 2i कैप, मतलब 2 एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, या 2i प्लस 2j या 3j, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी साथ में आएगी। इसमें क्या, इसमें सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी लास्ट में आती है। अब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट किया कैसे जाता है, स्केलर प्रोडक्ट किया कैसे जाता है। अब हमारे पास कौन सा है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट करने का सिंपल सा एक तरीका है, उसको डिनोट करते हैं हम लोग डॉट से। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा आंसर, वो होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे पास है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है तो वो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, बस सिंपल सा। अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो कोस थीटा कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। ये दो ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हमारे पास कुछ आते हैं केसेस। केस वन में मान लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 है। अगर थीटा 0 होगा तो कोस 0 होगा 1, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा आंसर, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, सिंपल। अब अगर थीटा इक्वल्स टू 90 कर दिया जाए तो कोस 90 होता है 0, एंड 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 0, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, 0 आएगा। अब इससे एक बात साबित होती है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब अगर दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास आता है कौन सा, एक्स वाई एक्सिस की फॉर्म में, एक्स वाई जेड की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मतलब एक्स एंड वाई की जेड की फॉर्म में जैसे आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर कर दिया जाए। अब आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो आई डॉट आई मतलब आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, मतलब cos 0 होगा 1, एंड ए डॉट बी कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब आई डॉट आई या जे डॉट जे किया जाए या के डॉट के किया जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आई डॉट जे कर दे तो दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, इसलिए cos 90 होगा 0, तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं जे डॉट के करूं या के डॉट आई करूं तो कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। इसके बाद हमारे पास इतने की चीज है, तो इतने हमारे पास स्केलर के साथ है, एंड आगे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के साथ, सेम ही केसेस एंड सेम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अब आते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पे। वेक्टर प्रोडक्ट पूरे वेक्टर की जान होती है, एंड जिसको ये नहीं आता है उसको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आने वाला, इसलिए ये चीज आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। अगला आता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम कह सकते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने पीछे ही बताया था कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट। अभी कैसे करते हैं प्रोडक्ट, स्केलर में क्या होता है हमारे पास, सिंपल हमारे पास 2 इंटू 2 4 इंटू 4 ऐसे मल्टीप्लाई होता है, एंड थीटा के साथ में लग जाता है। इसमें क्या होता है, वेक्टर के साथ साथ क्वांटिटी आ जाती है। मान लेते हैं दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो उसको डॉट से डिनोट तो नहीं करेंगे, उसको करेंगे क्रॉस से डिनोट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या आंसर आने वाला है, वो आने वाला है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड, यहां तक तो सेम है। उसके बाद कोस थीटा की जगह लग जाएगा क्या, साइन थीटा, एंड यहीं तक खत्म नहीं होता, यहां पे एक चीज और लगती है, कौन सा, एन वेक्टर। अब ये एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर नाम से दिखने से हमें पता लग रहा है ऊपर इस तरीके का साइन है, तो ये है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, इसके पास सिर्फ डायरेक्शन है, यूनिट क्या है, 1 है। मतलब ये यूनिट पूरे को फर्क नहीं देने वाली, इसको क्या फर्क देगी, ये सिर्फ ये डायरेक्शन को फर्क देने वाली है। मतलब ये किस लिए ऐड हुआ है, डायरेक्शन के लिए ऐड हुआ है। अब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो कैसे इसको हम लोग समझते हैं, तो मान लेते हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, और मैं कहूं भाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर और बनाओ। भाई अब अगर आप लोग को पता होगा एक्स वाई जेड एक्सिस, तो उसमें जो जेड एक्सिस होती है वो एक्स के साथ भी परपेंडिकुलर होती है एंड वाई के साथ भी परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का परपेंडिकुलर निकालना चाहो तो वो बनेगा ये वाला, ये क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो तीसरा वेक्टर होता है वही होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
मतलब इसकी डायरेक्शन अगर मैं कहूँ, डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है दोनों के परपेंडिकुलर, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, दोनों के साथ देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, इसलिए दोनों से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वही होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वही यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं कहूँ साइन थीटा की वैल्यू निकालो, पीछे भी हमने कोस थीटा निकाला था, तो साइन थीटा क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एन वेक्टर भी है, तो एन वेक्टर भी कहाँ पे आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, लेकिन हमें एन वेक्टर नहीं चाहिए, इसलिए हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड आएगा क्या, मैग्नीट्यूड, इसलिए साइन थीटा बराबर में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, जब भी हमारे पास एंगल आने वाला है, इसलिए ऊपर क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे। सिंपल से हमारे पास ये तरीका होता है। इसके बाद अगेन थीटा इक्वल टू 0 कर दो, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा, 0 होगा। अगर थीटा कर दो 90 डिग्री तो क्या होने वाला है, तो वही होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या होगा हमारे पास, वो होगा क्या, अगर साइन 90 कर दो तो होगा 1, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, सिंपल सा। अब हमारे पास आई जे के फॉर्म में बात कर लेते हैं, एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो आई क्रॉस आई, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, आई एंड आई के बीच का एंगल 0, तो साइन 0 0, तो आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के कितना होने वाला है, साइन 0 0 होगा। अगर मैं कहूं आई क्रॉस जे, अब बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। मैंने यहां बताया था जो डायरेक्शन होती है क्रॉस वेक्टर की वो क्या होती है, दोनों के परपेंडिकुलर। आई एंड जे के परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है आई, ये होता है जे, एंड आई जे के परपेंडिकुलर क्या होता है क्या, के वेक्टर। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के वेक्टर, एंड जे क्रॉस के क्या होगा, जे एंड के परपेंडिकुलर आई वेक्टर, एंड कहूं के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, के और आई के परपेंडिकुलर क्या होता है, जे होता है। एंड आपको ये चीजें सीरीज में याद रखनी है, मतलब यहाँ पे आई जे के आई जे के आई जे के, मतलब आई जे के उधर जाएगा, फिर आई जे कैसे रिपीट होगा, इसको हम लोग आई क्रॉस के इक्वल टू जे नहीं लिख सकते हैं, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का रोल हो जाता है। इसलिए आपको इसी तरीके से इसको याद करना है, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई याद करना है। अगर जे क्रॉस आई बाई चांस पूछ भी लिया जाए तो वो होगा माइनस ऑफ के वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आते भाई मैग्नीट्यूड हमने निकालना तो सीख लिया है, लेकिन हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें असलियत में, मतलब हमारे पास ए वेक्टर कुछ गिवन हो एंड बी वेक्टर कुछ गिवन हो, उसका मैं सीधे कह दिया जाए ए क्रॉस बी निकालो, तो उसका क्या ट्रिक होता है, ए क्रॉस बी निकालो। और अगर ये किसकी फॉर्म में गिवन हो, आई जे के फॉर्म में, मान लेते हैं एक्स आई वाई जे एंड हमारे पास जेड के, बी क्या है, बी है हमारे पास एक्स वन मान लेते हैं, एक्स वन वाई x2 मान लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या आई y2 j एंड z2 k, यहाँ पे 1 1 लगा दो। अब a क्रॉस b क्या होगा, ऊपर कर देना है i, यहाँ कर देना j, यहाँ कर देना है k, यहाँ x1 y1 z1 x2 y2 z2, सिंपल सा। इसका कर देना डिटर्मिनेंट, आंसर आ जाने वाला है आपका a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड यहाँ पे। अब क्या होता है हमारे पास, अब दो फॉर्मूलेज आते हैं सिंपल से, एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी क्या है, ए हमारे पास जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल कौन सा है, सॉरी मैं थोड़ा दूर दूर यहाँ लिख रहा हूँ, ये है हमारे पास ए बी एंड ये है सी, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है ए बी एंड सी। तो ये अगर ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है तो इन दोनों के बीच का एंगल भी होने वाला है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू में 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगला एरिया पैरेललोग्राम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, सिंपल हाफ नहीं लगाना, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई यहाँ पे हमारे पास चैप्टर होता है खत्म, एंड यहाँ पे मैंने आज सिर्फ टॉपिक्स कवर किए, क्वेश्चंस एक भी नहीं कवर किए। क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, सब लोग ट्यून रहना, आप लोग सब्सक्राइब कर देना अगली वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोग कोई सजेशन हो, कोई आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।